हेलो दोस्तों, आज अपन देखेंगे न्यूमोनिया के बारे में। अपने पढ़ा था IMNCI, इंटीग्रेटेड मैनेजमेंट ऑफ द न्यूनेटल एंड चाइल्डहुड इलनेस। इसमें अपन ने ट्रिक बनाएंगे अपन जो डिजीज इलनेस कवर करते हैं उसकी ट्रिक होगी मेड। एम से 3 नाम आते हैं, मीजल्स, माल न्यूट्रिशन और मलेरिया। ए से बात करें तो ए से अपना हो गया एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, जिसमें अपना आ गया न्यूमोनिया। फिर डी से बात करें अपना हो गया डायरिया, और ई से बात करें तो अपना हो गया ईयर इन्फेक्शन। तो अपना इस हिसाब से अपन याद रख सकते हैं कि आइमेंशिया में कौन कौन सी डिजीज़ कवर होती है। अपन टॉपिक स्टार्ट करने से पहले देख ले कि डिस्क्रिप्शन में PDF का लिंक दे रखा है, वहाँ से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो। तो अपन बात करेंगे अब न्यूमोनिया में सबसे क्या क्या कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। अब सबसे पहले देखेंगे कोज ऑफ द न्यूमोनिया, फिर अपन देखेंगे डेंजर साइन कौन से होते हैं, जनरल डेंजर साइन जो न्यूमोनिया में प्रेजेंट होते हैं। फिर अपन आइमेंशिया के अकॉर्डिंग इसको आइमीशिया का साइन और सिम्टम बेसिस पे क्लासिफिकेशन होता है, उसमें अपन उसको आइमीशिया के बेसिस पे 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। न्यूमोनिया को 2 मंथ टू 5 ईयर के बच्चों में सबसे पहले देखेंगे कि न्यूमोनिया को कैसे क्लासीफाई करेंगे और उसको कैसे ट्रीट करेंगे कलर कोडिंग के बेसिस पे। फिर अपन बर्थ टू 2 मंथ के बच्चों को क्लासीफाई करेंगे और उसको ट्रीटमेंट कैसे करेंगे कलर कोडिंग के बेसिस पे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन ARI, जिसको हम न्यूमोनिया बोलते हैं। इसमें अपन बात करें एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की, तो ये अपर ट्रैक्ट का भी हो सकता है, लोअर ट्रैक्ट का भी हो सकता है। तो अपन देखें कि अपर ट्रैक्ट में कौन कौन से पार्ट इन्वॉल्व होते हैं, नेजल कैविटी हो गया, फेरिंग्स हो गया और एक्सटर्नल नोज हो गया। और फिर अपन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करें, इसमें लैरिंग्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई हो गया और लंग हो गया। ये सब किसमें इन्वॉल्व होते हैं, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्वॉल्व होते हैं, इसको बोलते हैं। तो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो अपने कौन कौन सी डिजीज हो सकते हैं उसकी बात करें, कॉमन कोल्ड हो गया, नेजोफेरेंजाइटिस हो गया, जिसका मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट कौन सा वायरस से होता है, ठीक है। कौन सा वायरस राइनो वायरस इसके लिए रेस्पॉन्सिबल। फिर फेरेंजाइटिस की बात करें, इसके लिए मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट कौन है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी। फिर अपन इसको बात करें एपिग्लोटाइट, इसके लिए भी आज पहले पैरामिक्सो वायरस था, अब इसके लिए भी स्ट्रेप्टोकोकस है मोस्ट पॉजिटिव एजेंट रेस्पॉन्सिबल। फिर अपन एक्यूट लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन की बात करें तो इसमें लेरिंजाइटिस हो गया, लेरिंग्स का इन्फेक्शन हो गया, ब्रोंकाइटिस हो गया और न्यूमोनिया हो गया, ठीक है। अब आज का अपना टॉपिक रहेगा पूरा न्यूमोनिया के बारे में अपन पढ़ेंगे। फिर अपन देखें एक्यूट अपन न्यूमोनिया के बारे में पढ़ेंगे। तो न्यूमोनिया के कोज के बारे में पढ़े तो न्यूमोनिया के डेवलपिंग नेशन और डेवलप नेशन में पॉजिटिव एजेंट अलग अलग होते हैं। जैसे अपन डेवलपिंग नेशन की बात करें तो इंडिया क्या एक तरह से डेवलपिंग नेशन है। तो इसकी बात करें तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया हो गया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी हो गया और स्टेप ओरियस हो गया। तो सबसे पहले बात करें कि स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया मैक्सिमम इन्फेक्शन एंड मोर्टेलिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है किसमें, चिल्ड्रन और अडल्ट में। तो फर्स्ट नंबर पे कौन आया न्यूमोनिया करवाने में, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। सेकंड नंबर पे कौन सा है, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी रेस्पॉन्सिबल है न्यूमोनिया के लिए। तो अपन ने बात कर ली कि डेवलपिंग नेशन में मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, मतलब मोस्ट केसेस में रेस्पॉन्सिबल है। उसके बाद सेकंड नंबर पे कौन है मोस्ट कॉमन पॉजिटिव एजेंट, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा बी की बात हो गई। फिर अपन बात करें डेवलप नेशन की बात करें तो वहाँ मोस्ट कॉमन रेस्पॉन्सिबल एजेंट कौन है, वायरस, जिसमें रेस्पिरेटरी सिंसाइटियल वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस हो गया, ठीक है। फिर अपन बात करें होस्ट के रिगार्डिंग तो मोस्ट कॉमन न्यूमोनिया किसमें होता है, चिल्ड्रन में होता है, स्पेशली माल नरिश चिल्ड्रन होते हैं, वो ज़्यादा वनरेबल ग्रुप होते हैं न्यूमोनिया के लिए। फिर अपन रिस्क फैक्टर की बात करें, ठीक है, होस्ट में तो ओवर क्राउडिंग कंडीशन होती है, वो रिस्क का काम करती है, माल न्यूट्रिशन कंडीशन होगी, लो बर्थ वेट हो गया और पॉल्यूशन की कंडीशन, ये सब रिस्क फैक्टर का काम करते हैं न्यूमोनिया के लिए। फिर अपन मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो डायरेक्ट ड्रॉपलेट और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई दोनों फॉर्म हो सकते हैं। ड्रॉपलेट कौन सा फॉर्म है, डायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन है, और ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई की बोले तो इनडायरेक्ट मोड ऑफ इन्फेक्शन है। इसके रिगार्डिंग यदि आपको पूरा देखना है कि और कौन कौन से मोड है डायरेक्ट मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शियस डिजीज, इनडायरेक्ट मोड ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बना रखी है डायनामिक ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज, वहाँ जाके आप पूरा देख सकते हो इसके रिगार्डिंग आप मोड ऑफ द ट्रांसमिशन के बारे में, ठीक है। तो ये अपना हो गया
इसके अपने कोज और होस्ट के बारे में देखा। अब अपन देखेंगे नेक्स्ट कि सिम्टम क्या क्या मोस्ट कॉमनली प्रेजेंट होते हैं निमोनिया होने के बाद, कि इसमें कफ प्रेजेंट होता है, ब्रीदिंग प्रेजेंट होती है। कौन सी ब्रीदिंग? फास्ट ब्रीदिंग। अपन अब देखेंगे फास्ट ब्रीदिंग के लिए कट ऑफ क्या होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ये अपन निमोनिया के हर क्लासिफिकेशन का टाइम याद है, इसको अपन याद रख सकते हैं कि 0 to 2 मंथ के लिए कट ऑफ अलग होती है, 2 मंथ to 12 मंथ के लिए कट ऑफ अलग होती है, और 12 मंथ to 5 ईयर के बच्चों में 12 मंथ to 5 ईयर के बच्चों में कट ऑफ अलग होती है। तो जैसे जैसे एज इंक्रीज हो जाएगी कट ऑफ डिक्रीज होती जाएगी। जैसे 0 to 2 मंथ की बात करें तो कट ऑफ कितनी होगी? 60 या मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट होगी। और अपन बात करें 2 to 12 मंथ के बच्चों में तो कट ऑफ होगी 50 या मोर देन 50 ब्रीथ पर मिनट, ठीक है। और अपन 12 महीने से 5 साल के बच्चों में बात करें तो उनमें कट ऑफ होगी 40 या मोर देन 40 ब्रीथ पर मिनट। तो ये अपन को याद रखनी है। ये अपने आगे भी अपन इसके बारे में बात करेंगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जैसे जैसे जितनी छोटी बच्चे की उम्र जितनी छोटी उतनी रेस्पिरेटरी रेट फास्ट होगी। कि 0 to 2 मंथ में 60 या मोर देन 60, 2 to 12 के मंथ के बच्चे में 50 या मोर देन 50, और 12 मंथ to 5 ईयर के बच्चों में 40 या मोर देन 50। कि अपन को एज बढ़ाते जाना है और कट ऑफ को 10 के रेंज में डिक्रीज करते जाना है। फिर चेस्ट इनड्रोमिंग प्रेजेंट होगी, ठीक है, इसके बारे में देखेंगे। स्ट्राइडर मीन्स द नोइजी ब्रीदिंग प्रेजेंट होगी, और इनएबिलिटी टू फीड, ये सब हो गए कॉमन सिम्टम, ठीक है। फिर डेंजर साइन के बारे में बात करें तो डेंजर साइन के बारे में क्या होगा कि सीवियर चेस्ट इनड्रोमिंग प्रेजेंट होगी। स्ट्राइडर इन द काम चाइल्ड, कि जब भी बच्चा काम होगा तो जब भी वो सांस लेगा स्ट्राइड में नोइजी ब्रीदिंग प्रेजेंट होगी। प्लस अपने बात की थी कि 4 जनरल डेंजर साइन है, उसको कैसे याद रख सकते हैं? 2 ब्रेन से रिलेटेड, कैसे? लेथार्जी या अनकॉन्शियस फेस्ट हो गया, दूसरा कन्वर्जन, के दोनों ब्रेन से रिलेटेड हो गए। और 2 को अपन माउथ से रिलेटेड याद रख सकते हैं, कैसे? इनएबिलिटी टू ड्रिंक, के ड्रिंक करने के इनएबल है। प्लस दूसरा अपन कैसे याद कर सकते हैं? वॉमिटिंग से, के परसिस्टेंट वॉमिटिंग। तो अपने बात की हो गई है 2, के 2 माउथ से रिलेटेड हो गए, 2 ब्रेन से रिलेटेड हो गए। इससे अपन याद कर सकते हैं जनरल डेंजर साइन। फिर अपन अब आइमेंशिया के अकॉर्डिंग अपन क्लासीफाई करेंगे। तो आइमेंशिया के अकॉर्डिंग बच्चों को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया। 2 मंथ to 5 ईयर के बच्चों के लिए अलग क्लासिफिकेशन है, और 0 to 2 मंथ के बच्चों के लिए अलग क्लासिफिकेशन है। तो सबसे पहले अपन किसके लिए पढ़ेंगे? 2 मंथ to 5 ईयर के बच्चों के लिए क्लासिफिकेशन देखेंगे, ठीक है। आइमेंशिया ये और साइन और सिम्टम के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है, फिर उसी बेसिस पे उनको ट्रीटमेंट है वो कलर कोडिंग के बेसिस पे क्लासीफाई किया जाता है। तो इसमें स्टेप वाइज होता है। सबसे पहले स्टेज में क्या करेंगे अपन? एसेस फॉर द कफ और डिफिकल्टी ऑफ ब्रीदिंग के रिगार्डिंग अपन पूछेंगे, ठीक है। और उसके बाद पूछेंगे कि यदि प्रेजेंट है तो वो हाउ लॉन्ग, के कितने टाइम से ये प्रेजेंट है। यदि प्रेजेंट है तो फिर अपन क्या करेंगे? चेक करेंगे क्या? जनरल डेंजर साइन। तो अपने बात की थी अनएबल टू ड्रिंक, क्या ब्रेस्ट फीड, वॉमिटिंग एवरीथिंग, कन्वर्जन और लेथार्जी के अनकॉन्शियसनेस, ये अपने जनरल डेंजर साइन हो गए। फिर अपन क्या देखेंगे? लुक एंड लिसन। अपन चाइल्ड मस्ट बी काम, अपन जब भी ये नीचे वाले अपन जब भी देखेंगे साइन, जब भी बच्चा है वो बिल्कुल काम होना चाहिए। उसमें क्या है? चेस्ट इनड्रोमिंग देखेंगे अपन। नेक्स्ट बात आती है कि चेस्ट इनड्रोमिंग क्या होता है, तो उसके रिगार्डिंग देखे कि चाइल्ड हैज द चेस्ट इनड्रोमिंग इफ द लोअर चेस्ट वॉल गोज इन विथ व्हेन द चाइल्ड ब्रीथिंग, कि जब भी बच्चा सांस लेगा, ठीक है ना, तो उसका लोअर चेस्ट है वो इनवर्ड, उसकी मूवमेंट होगी वो इनवर्ड होगी। तो इस टाइम इनवर्ड मूवमेंट का क्या रोल है? तो इस टाइम बच्चे को क्या है, उसमें जब भी सांस लेता है तो उस टाइम उसको एफर्ट लगता है, ठीक है, एफर्ट लगता है। तो इसलिए उसका जो लोअर चेस्ट है वो वॉल है वो अंदर की तरफ इनवर्ड मूवमेंट होती है। इसको अपन बोलते हैं चेस्ट इनड्रोमिंग, के बच्चा जब भी सांस लेता है तब इसकी लोअर चेस्ट वॉल है उसकी मूवमेंट इनवर्ड होती है। फिर अपन बात करें स्ट्राइडर की, तो स्ट्राइडर मीन्स द नॉइजी ब्रीदिंग होगी। फिर अपन वीजिंग की बात करें तो वीजिंग क्या होता है? वीजिंग इज द हाई पिच्ड whistling sound heard during the breathing caused by the turbulent flow of the air through the narrow या constriction airway। वीजिंग क्या होती है? वीजिंग मोस्ट कॉमनली कब प्रेजेंट होती है? अस्थमा की कंडीशन में प्रेजेंट होती है। अस्थमा की कंडीशन में प्रेजेंट होती है, उसमें क्या होता है कि अपने सांस की जो भी नली है, ब्रोंकाई है, ब्रोंकियल है, जब भी है वो सब इनकी जो भी विड्थ होती है वो कम हो जाती है, नैरो हो जाती है। इस कंडीशन में जब भी अपन सांस लेंगे तब विसल टाइप सीटी की तरह आवाज आएगी, जिसको अपन हाई पिच्ड वॉइस बोलते हैं। तो ये अपना गया वीजिंग। तो ये अपने 3 कंडीशन होगी कि अपन को जनरल डेंजर साइन देखने 4, और फिर अपन को चेस्ट इनड्रोमिंग, स्ट्राइडर और वीजिंग देखना है। फिर अपन नेक्स्ट बात करेंगे कि ठीक है, इफ वीजिंग विद द,
यदि वीजिंग प्रेजेंट है आइदर विद द फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट इनड्रोविंग, के फास्ट ब्रीदिंग की कट ऑफ है वो भी प्रेजेंट है और चेस्ट इनड्रोविंग है, दोनों में से कोई एक प्रेजेंट है, किसके साथ में, वीजिंग के साथ में। तो अपन क्या करेंगे, गिव ए ट्रायल ऑफ द रैपिड एक्टिंग इनहेलेड ब्रोंकोडायलेटर का अपन उसमें देंगे फॉर 3 टाइम, अपन 15 से 20 मिनट के गैप में 3 से 4 बार अपन ब्रोंकोडायलेटर देंगे। फिर अपन उसके बाद देने के बाद एक वापस से अपन रिपीट करेंगे ब्रीथ एंड लुक फॉर द चेस्ट इनड्रोविंग अगेन, देन उसके बाद ही अपन क्लासीफाई करेंगे इसको, ठीक है। और स्टेप 2 में क्या देखेंगे अपन, काउंट द रेस्पिरेटरी रेट काउंट करेंगे, फास्ट ब्रीदिंग कट ऑफ जैसे अपने बात की थी कि 0 to 2 मंथ में कितनी परसेंट होगी, 60 या मोर देन 60, 2 to 12 मंथ में कितनी परसेंट होगी, 50 या मोर देन 50, और 12 मंथ टू 5 ईयर में कितनी परसेंट होगी, 40 या मोर देन 40 ब्रीथ पर मिनट परसेंट होगी। फिर स्टेप 3 में क्या करेंगे अपन, क्लासीफाई करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द साइन के जो साइन अपन ने आइडेंटिफाई प्रेजेंट हो गए उसी बेसिस पे अपन आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले देंगे कि कोई भी एनी जनरल डेंजर साइन प्रेजेंट है, तो अपन ने कौन से 4 जनरल डेंजर साइन की बात की थी, 2 ब्रेन से रिलेटेड मीन्स द लेथार्जी अनकॉन्शियस और कन्वल्जन, और 2 माउथ के रिलेटेड थे इनएबिलिटी टू फीडिंग, और चौथा था अपना एवरीथिंग वोमिट के जो भी खिलाड़ी वो वोमिटिंग कर रहा है, वोमिट एवरीथिंग। तो ये अपने 4 साइन हो गए, और प्लस स्ट्राइडर इन द काम चाइल्ड, यदि इनमें से प्रेजेंट है कोई भी उस कंडीशन को अपन किसमें क्लासीफाई करेंगे, सीवियर न्यूमोनिया या वेरी सीवियर डिजीज, जिसको अपन ट्रीटमेंट के लिए कौन से कलर कोडिंग में क्लासीफाई करेंगे, पिंक कलर कोडिंग में। और पिंक में क्या करता है, अर्जेंट रेफरल करेंगे उसको अपन, गिव द फर्स्ट डोज ऑफ द इंजेक्टेबल एंटीबायोटिक, कौन सी, एम्पिसिलिन या पेनिसिलिन प्लस जेंटामाइसिन देंगे, कौन से रूट से, IM रूट से देंगे अपन ये, प्लस कीप द चाइल्ड वार्म एंड द ऑक्सीजन इफ द अवेलेबल, ये ऑक्सीजन अवेलेबल तो ऑक्सीजन की अपन उसको बच्चे को प्रोवाइड करेंगे। फिर अपन बात करें नेक्स्ट के डेंजर साइन है उसमें से कोई भी प्रेजेंट नहीं है, प्लस फास्ट ब्रीदिंग और चेस्ट इनड्रोविंग, दोनों में से एक भी प्रेजेंट है तो भी चलेगा, दोनों प्रेजेंट है तो भी, ठीक है ना। तो दोनों कंडीशन में अपन इसको कौन सी कैटेगरी में रखेंगे, न्यूमोनिया की कैटेगरी, कि फास्ट ब्रीदिंग प्रेजेंट है ओनली, या चेस्ट इनड्रोविंग ओनली प्रेजेंट है, या दोनों साथ में कॉम्बिनेशन में प्रेजेंट है। दोनों सब कंडीशन में अपन इसको कौन सी कंडीशन रखेंगे, न्यूमोनिया की कंडीशन में रखेंगे, ठीक है, क्लासीफाई करेंगे। और न्यूमोनिया के लिए कौन से कलर कोडिंग ट्रीटमेंट है, येलो कलर कोडिंग, और येलो कलर कोडिंग में क्या प्रोवाइड किया जाता है, गिव द ओरल एमोक्सिसिलिन, कौन सा सिरप देंगे अपन, ओरल एमोक्सिसिलिन सिरप देंगे, कितने डेज के लिए, 5 डेज के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट कि अपन को पता होना चाहिए कि अपन येलो कैटेगरी में एमोक्सिसिलिन सिरप देंगे 5 डेज के लिए, ठीक है। इफ वीजिंग डिसअपीयर आफ्टर द रैपिडली एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर, अपन ने क्या बताया कि यदि वीजिंग प्रेजेंट है तो उसके बाद अपन इसको वीजिंग के साथ में यदि फास्ट ब्रीदिंग या चेस्ट इनड्रोविंग प्रेजेंट है उस कंडीशन में अपन उसको क्या देंगे, ब्रोंकोडायलेटर देंगे। यदि ब्रोंकोडायलेटर से उसको रिलीफ मिल रहा है तो अपन उसको इनहेलेड ब्रोंकोडायलेटर वो कितने टाइम के लिए देंगे, 5 डेज के लिए देंगे अपन, ठीक है। यदि अपने ये सब यदि इफ कफिंग फॉर मोर देन 14 डेज और रिकरेंट वीजिंग, कि कफिंग है वो अपने ट्रीटमेंट दिया फिर भी इसमें रिलीफ नहीं हुआ, और उसको 14 दिन हो गए, 14 डेज हो गए, इसके बाद भी परसिस्ट है, ठीक है, या वीजिंग है वो रिकरेंट होगी, उस टाइम अपन उसको रेफर कर देंगे बच्चे को क्या असेसमेंट के लिए, टीबी असेसमेंट के लिए। कफ मोर देन 14 डेज प्रेजेंट है तो टीबी हो सकता है, प्लस रिकरेंट वीजिंग हो रही तो उस कंडीशन में अस्थमा असेसमेंट के लिए अपन उसको रेफर कर देंगे बच्चे को, ठीक है। फिर एडवाइज द मदर व्हेन टू रिटर्न द इमीडिएटली, इस कंडीशन में अपन मदर को काउंसलिंग करेंगे किसके रिगार्डिंग, डेंजर साइन के रिगार्डिंग। तो जब भी मदर को अपन बोलेंगे उसकी माँ को कि जब भी ये साइन प्रेजेंट हो तब आपको इमीडिएटली आपको बच्चे को लेके हॉस्पिटल आना है। फिर अपन इसमें फॉलोअप कितने दिन में करेंगे, 3 डेज में फॉलोअप करेंगे न्यूमोनिया की कंडीशन में। फिर अपन देखेंगे कि फास्ट ब्रीदिंग है वो भी एब्सेंट है, चेस्ट इनड्रोविंग है वो भी एब्सेंट है, और डेंजर साइन वो भी एब्सेंट है। तो ये कंडीशन कौन सी होगी, इस कंडीशन को अपन न्यूमोनिया नहीं बोल सकते, इस कंडीशन को अपन बोलेंगे कफ और कोल्ड। और इसके लिए कलर कोडिंग ट्रीटमेंट क्या है, ग्रीन कैटेगरी, और ग्रीन कैटेगरी में अपन क्या अवेलेबल इसको बच्चे को देते हैं, ठीक है। इफ वीजिंग डिसअपीयर आफ्टर द रैपिडली एक्टिंग, कि अपने ब्रोंकोडायलेटर दिया रैपिडली एक्टिंग, उससे वीजिंग प्रेजेंट थी, मान लो वीजिंग प्रेजेंट है तो उसमें आपने रैपिडली एक्टिंग ब्रोंकोडायलेटर दिया कितने टाइम के लिए, 5 डेज के लिए, ठीक है। और दी कफिंग है मोर देन 14 डेज है, या रिकरेंट वीजिंग हो रही उस कंडीशन अपन इसको टीबी और अस्थमा असेसमेंट के लिए बच्चे को
रेफर कर देंगे। और मदर को एडवाइस करेंगे व्हेन टू रिटर्न इमीडिएटली, कि जब भी डेंजर साइन आएंगे तब आपको बच्चे को लेकर तुरंत प्रभाव से हॉस्पिटल लाना है। और फॉलोअप कितने टाइम में करेंगे? 5 डेज में करेंगे यदि इंप्रूव नहीं हो रहा है। तो अपन ने इसमें फॉलोअप कितने दिन में करते हैं? 3 डेज में करते हैं। इसमें कितने दिन में कर रहे हैं? 5 डेज में कर रहे हैं। फिर अपन देखेंगे आइमेंशियाई क्लासिफिकेशन फॉर द न्यूमोनिया इन इन्फेंट में देखेंगे। अब उसकी एज क्या है? लेस देन 2 मंथ के, बर्थ से लेके 2 मंथ के बच्चों में अपन न्यूमोनिया को कैसे क्लासीफाई करेंगे, उसको उनके लिए क्या ट्रीटमेंट ऑप्शन है। ठीक है, तो इसमें असेस, सबसे पहले असेस करेंगे पॉसिबल बैक्टीरियल इन्फेक्शन या न्यूमोनिया। तो सबसे पहले अपन उसको पूछेंगे इज द इन्फेक्ट हैविंग डिफिकल्टी इन फीडिंग, के बच्चे को फीडिंग में डिफिकल्टी हो रही है। और हैज द इन्फेंट कन्वर्जन, के फिट्स या कन्वर्जन की हिस्ट्री उसको आई है क्या कभी, जब भी उसको बच्चा बीमार हुआ तब से ये कन्वर्जन का उसमें आए है कि नहीं आए, इसके रिगार्डिंग अपन हिस्ट्री कलेक्ट करेंगे। फिर अपन इसमें देखेंगे बच्चे में लुक, लिसन एंड फील। अपन इसमें अपन खुद अपन पूछ लिया, पूछना क्या है, ये 2 क्वेश्चन पूछने हैं। उसके बाद अपन बच्चे को चेक करेंगे। उस चेक में क्या पता लगाएंगे कि उसकी ब्रीदिंग रेट कितनी है, फास्ट ब्रीदिंग है, मोर देन 60 ब्रीथ पर मिनट है। ठीक है, इस टाइम ब्रीदिंग जब भी अपन काउंट करेंगे तब यह जो भी बच्चा है यंग इन्फेंट है वो काम होना चाहिए। ठीक है, फिर अपन देखेंगे सीवियर चेस्ट इंड्रोमिंग प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, उस कंडीशन में भी बच्चा काम होना चाहिए। फिर अपन लेथार्जी का अनकॉन्शियसनेस देखेंगे बच्चे में। फिर अपन देखेंगे फीवर है। ठीक है, तो उसका टेम्परेचर देखेंगे कि मोर देन 37.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर प्रेजेंट है कि नहीं, या बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल लो है, कितना, लेस देन 35.5 डिग्री सेल्सियस। और अपन इसमें लिए कौन सा टेम्परेचर मेजर करेंगे? एक्सिलरी टेम्परेचर मेजर करेंगे। यदि अपन रेक्टल टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उस कंडीशन में रेक्टल टेम्परेचर में, तो रेक्टल टेम्परेचर वो कितना ज़्यादा आएगा, डिफरेंस कितना आएगा इसमें? 0.5 डिग्री सेल्सियस का गैप आता है, ये ज़्यादा आता है, एक्सिलरी टेम्परेचर से ज़्यादा आता है। फिर अपन लुक एट द अम्बिलिकस में देखेंगे इज इट रेड और ड्रेनिंग पस के, मतलब इसमें से अपन अम्बिलिकस में देखेंगे कि बच्चे में कोई रेडनेस दिख रही है या पस वगैरह ड्रेन हो रही नहीं हो रही। फिर अपन नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, इसको क्लासीफाई करेंगे। ठीक है, अपने जो भी किस बेसिस पे, साइन के बेसिस पे, साइन और सिम्टम के बेसिस को क्लासीफाई करेंगे। यदि एनी वन ऑफ द फॉलोइंग साइन, जैसे अपन बात करें नॉट फीडिंग वेल, कन्वर्जन, फास्ट ब्रीदिंग, कट ऑफ मोर देन 60, सीवियर चेस्ट इंड्रोमिंग है, फीवर प्रेजेंट है जिसमें टेम्परेचर वो मोर देन या इक्वल टू 37.5 डिग्री सेल्सियस है, या बॉडी टेम्परेचर बिल्कुल लो है, कितना, लेस देन 35.5 डिग्री सेल्सियस हो गया, या बच्चा लेथार्जिक है। इनमें से यदि कोई भी कंडीशन प्रेजेंट है उस कंडीशन में बच्चे को सीवियर न्यूमोनिया या वेरी सीवियर डिजीज में क्लासीफाई करेंगे। और ट्रीटमेंट कैटेगरी कौन सी होगी? पिंक होगी। उसमें हम क्या क्या प्रोवाइड करेंगे? गिव द फर्स्ट डोज ऑफ द इंट्रामस्कुलर एंटीबायोटिक देंगे, एम्पिसिलिन और जेंटामिसिन की फर्स्ट डोज देंगे। तो उसमें अपन टू प्रिवेंट द लो ब्लड शुगर को, अपन बच्चे में शुगर लेवल लो ना हो इसके लिए अपन उसको प्रिवेंट करेंगे। ठीक है, और अपन उसको अर्जेंटली रेफर कर देंगे। और एडवाइज द मदर टू कीप द इन्फेंट वार्म, के बच्चे को कंटिन्यू वार्म रखें, और उसको अपन अर्जेंट रेफर कर देंगे। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या है कि अम्बिलिकस है वो रेड है, या पस ड्रेनेज हो रहा है उसमें से, या स्किन पुस्यूल फॉर्मेशन हो रखा, उस कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे? लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। उसको कौन सी कैटेगरी में अपन ट्रीटमेंट कैटेगरी क्या होगी? येलो। उसको अपन क्या प्रोवाइड करेंगे येलो कैटेगरी में? गिव द एप्रोप्रिएट ओरल एंटीबायोटिक अपन उसको देंगे, अब जैसे एमोक्सिसिलिन होगी। एडवाइज द मदर टू गिव द होम केयर, उसको प्रॉपर होम केयर प्रोवाइड होनी चाहिए, हाइजीन प्रॉपर मेंटेन रखे। ठीक है, और ब्रेस्ट फीडिंग है वो कंटिन्यू रखे। ठीक है, और फॉलोअप कितने टाइम में करना है? 2 डेज में आपको फॉलोअप करना है, एक बार वापस आपको हॉस्पिटल दिखाने आना है। फिर अपन बात करें नन ऑफ द अबव साइन ऑफ द वेरी सीवियर डिजीज या लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कि न तो ये वाले साइन इसमें प्रेजेंट है, न इसमें से कोई ये वाले साइन प्रेजेंट है। तो उस कंडीशन को हम कौन सी कैटेगरी में डिवाइड करेंगे? नो न्यूमोनिया की कैटेगरी, मीन्स द नो सीवियर डिजीज, नो लोकल बैक्टीरियल इन्फेक्शन, तो उसको अपन ग्रीन कैटेगरी का ट्रीटमेंट देंगे। उसमें क्या करेंगे अपन? होम केयर प्रोवाइड करेंगे, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग को कंटिन्यू रखेंगे, कीप द चाइल्ड वार्म, कीप द इन्फेंट वार्म, और इम्यूनाइजेशन शेड्यूल है उसको प्रॉपर फॉलो करेंगे, इम्यूनाइजेशन कंटिन्यू रखेंगे। और मदर को डेंजर साइन के रिगार्डिंग अपन
काउंसलिंग करेंगे और जब भी डेंजर साइन उस बच्चे में आए तब उस टाइम तुरंत बच्चे को लेकर हॉस्पिटल आना है और यदि आराम नहीं हो तो बच्चे को फॉलोअप के लिए आना है।